गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की वीडियो में हम सेल के जो बाकी के ऑर्गेनल्स पेंडिंग है आपके 9th चैप्टर में उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल एंड गोल्गी अपैरेटस। तो ये स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो आपने वीडियो को 2 से 3 टाइम्स देखना है और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बेटा आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पहले माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो पहले देखो मतलब समझ लें आप माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल का वो ऑर्गेनल है जो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। आप कोई भी फूड ऑब्टेन करते हो, फूड को कंज्यूम करने के बाद जो भी एनर्जी आपको मिलेगी वो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। अब आप कहोगे एटीपी क्या है? एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एडीपी और पी फ्लोट कर रहे होते हैं, दैट मीन्स एडिनोसिन डाईफॉस्फेट एंड फॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी और पी ये फ्री फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो जब एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी क्या काम करेगी? ये एडीपी और पी को जोड़कर एटीपी फॉर्म करेगी, दैट मीन्स एडिनोसिन डाईफॉस्फेट और फॉस्फेट ये किससे जुड़ेंगे? एनर्जी इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने का काम करेगी। तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट और फॉस्फेट ये आपस में मिलकर एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। और जब हमें एनर्जी की नीड होगी कई केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए तो एटीपी ब्रेक होता है और बाद में आपको एनर्जी मिलती है। तो पढ़े एक बार माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। इट इज़ अ रॉड शेप डबल मेम्ब्रेन। क्या दे रखे आपको? इट इज़ अ रॉड शेप डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ये कैसी ऑर्गेनल है? रॉड शेप में है और इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। अब आप समझिए डबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है। दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो पोरस होती है और जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड बनाए जाते हैं। अब वो यानी कि कॉम्प्लेक्स फोल्डेड होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। अब उसको कॉम्प्लेक्स फोल्डेड क्यों बनाया गया? बिकॉज जितना ज़्यादा फोल्ड होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एटीपी के लिए। तो हम चाहते हैं कि एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए, तो इसके कारण इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डेड होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए एटीपी की। फंक्शन इसका क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ ए सेल। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेल, पावर हाउस ऑफ ए सेल, क्योंकि ये सेल को एनर्जी देने का काम कर रही है। और सेल छोटे छोटे सेल से मिलकर आपकी बॉडी बनी है, दैट मीन्स आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी यहीं से मिलती है। प्रोड्यूस थ्रू रेस्पिरेशन एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कौन सी एनर्जी देगी ये सेल को? जो एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस हुई है और स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। अभी एक बार इसका डायग्राम देखेंगे। ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक तो ये बाहर की तरफ इसमें मेम्ब्रेन है और एक इसमें अंदर मेम्ब्रेन है। दैट मीन्स आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? एक तो मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये ब्लू कलर की मेम्ब्रेन जो है इसकी, इट इज़ आउटर मेम्ब्रेन। और इसमें जो ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन है दैट इज़ इनर मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया था आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी सी इसमें पोरस होती है और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है इसमें देखिए कितने सारे फोल्ड हैं। ये जो ग्रीन कलर की आपकी मेम्ब्रेन है इसमें कितने सारे फोल्ड हैं। अब फोल्ड का मतलब इसको मतलब घुमाना, एक तरह से घुमावदार मेम्ब्रेन है ये। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड होने का क्या मतलब है? जितना ज़्यादा फोल्ड होगा दैट मीन्स उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा दैट मीन्स उतने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एटीपी एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, एटीपी आर एनर्जी करेंसी इन द सेल। सेल को जो एनर्जी देने का काम करेगा वो कौन करता है? एटीपी। सारे एटीपी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं और वो एटीपी कहाँ इकट्ठे होते हैं?
माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। और माइटोकॉन्ड्रिया ये एक स्पेशल ऑर्गेनल भी मानी जाती है सेल की। उसके पीछे क्या रीज़न है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को कि माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अब आपको पता है राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन में। सो माइटोकॉन्ड्रिया की इतनी एबिलिटी है कि वो अपने प्रोटीन भी फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, तो ये था आपका सारा माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम देखो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्गी अपैरेटस। अब देखिए गोल्गी अपैरेटस क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। गोल्गी अपैरेटस काम क्या करता है? इसका मेन फंक्शन है पैकिंग और डिस्पैचिंग करना। अब पहले समझ लें इसको। गोल्गी अपैरेटस का मेन फंक्शन क्या है? पैकिंग और डिस्पैचिंग करना। यानी कि एक तो गोल्गी अपैरेटस की जो मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ जुड़कर कनेक्शन करेगी। उस कनेक्शन से मतलब क्या इसको बेनिफिट होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी मटेरियल सिंथेसाइज्ड होंगे उन सभी मटेरियल्स की पैकिंग, डिस्पैचिंग, उन मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करना सेल के अंदर या सेल के बाहर, ये सारा फंक्शन किसका हो जाएगा? गोल्गी अपैरेटस का। तो ये इसका मेन फंक्शन था। दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि गोल्गी अपैरेटस सिंपल शुगर मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल में चेंज करने का काम करता है। और तीसरा फंक्शन इसका क्या है? लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी गोल्गी अपैरेटस हेल्प करता है। तो देखिए अब हम इसको रीड करेंगे। गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। तो फर्स्ट टाइम गोल्गी apparatus को किसने डिस्क्राइब किया? कैमिलियो गोल्गी ने। एंड कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। कि गोल्गी apparatus में क्या होता है कि वेसिकल्स होंगे इसमें और जो कि पैरेलल होंगे, और उनके स्टैक को, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। एंड दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैंने आपको बताया कि जो गोल्गी अपैरेटस की मेम्ब्रेन है ये कनेक्शन किसके साथ करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ। तो इससे क्या होगा? Therefore constitute another portion of complex cellular membrane system। तो इससे एक और मेम्ब्रेन सिस्टम बनता है सेल के अंदर जब ये कनेक्शन करेगी गोल्गी अपैरेटस की मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर, ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर, उसकी पैकिंग करना, उसकी डिस्पैचिंग करना, उनको वेरियस टारगेट साइट पर पहुंचाना, ये सब किसका काम है? गोल्गी अपैरेटस का। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल। तो ये सब इसका फंक्शन है। जो जितने भी मटेरियल्स बनेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनकी पैकिंग करना, डिस्पैचिंग करना, उनको वेरियस टारगेट साइट पर पहुंचाना, तो ये सारा फंक्शन है गोल्गी अपैरेटस का। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपैरेटस। अब कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर बनते हैं सिंपल शुगर से, वो भी कहाँ होंगे? गोल्गी अपैरेटस में। यानी कि गोल्गी अपैरेटस ही सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज करने का काम करती है। एंड गोल्गी अपैरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। इसका थर्ड फंक्शन क्या है? लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन भी गोल्गी अपैरेटस में ही होगी। आगे देखें, इसके बाद आता है वैक्यूल इन प्लांट। हम पहले इसको डिस्कस करते हैं वैक्यूल इन प्लांट को। तो इसमें देखें आप क्या है वैक्यूल इन प्लांट, क्या बता रखे आपको इसमें?
वैक्यूल वैसे होता क्या है, पहले तो ये डिस्कस कर ले। आपने लास्ट टाइम अमीबा का केस पढ़ा था कि अमीबा में जो वैक्यूल है वो फूड को एब्जॉर्ब भी करता है और जो वेस्ट बनेगा वो सारा वेस्ट अमीबा के वैक्यूल में से रिलीज़ हो जाता है। तो मेन ये फंक्शन होता है वैक्यूल का। आपको एक और बात क्या याद रखनी है, वैक्यूल में सेल सैप होगा जो कि सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। और तीसरी बात क्या याद रखनी है वैक्यूल में, कि प्लांट सेल के वैक्यूल का साइज बड़ा होता है एनिमल सेल के वैक्यूल से। तो 3 बातें मैंने आपको कौन सी रिमाइंड करवाई। वैक्यूल का काम है फूड का एब्जॉर्प्शन करना और वेस्ट को रिलीज करना। दूसरा फंक्शन, प्लांट सेल का वैक्यूल बड़ा होगा एनिमल सेल के वैक्यूल से। और थर्ड, कि वैक्यूल में जो सेल सैप होगा वो सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब पढ़ते हैं चलो इसके बारे में। प्लांट सेल यूजली हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच कंटेन्स अ लिक्विड कोल्ड सेल सैप। इसमें आपको बताया गया है प्लांट सेल के पास जनरली क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, कि इसका जो प्लांट सेल का वैक्यूल होगा वो बहुत ही लार्ज है। 50 से 90% तक का प्लांट सेल का जो वॉल्यूम है वो प्लांट सेल का वैक्यूल अटेन कर लेता है, ठीक है। और जो वैक्यूल में लिक्विड फिल होगा उस लिक्विड को हम बोलते हैं सेल सैप। सेल सैप कंटेन डिजोल्व सब्सटेंसेस ऑफ सच एज शुगर, मिनरल, सॉल्ट एंड अमीनो एसिड। अब सेल सैप में बहुत ही यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिससे प्लांट सेल की एक्टिविटीज़ चलती है। प्लांट सेल को अपनी पूरी लाइफ में जिन सब्सटेंसेस की नीड होती है वो सभी यूजफुल सब्सटेंसेस कौन कंटेन करेगा, सेल सैप। तो कौन कौन से हैं वो यूजफुल सब्सटेंसेस जो सेल सैप के अंदर होंगे, लाइक शुगर, मिनरल्स, अमीनो एसिड एंड सम सॉल्ट। आगे देखिए वैक्यूल के बारे में। आगे आपको दिया है, इन प्लांट सेल वैक्यूल आर लार्जर साइज्ड देन इन एनिमल सेल, वैक्यूल आर स्मॉलर इन साइज। कि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल इज फुल ऑफ सेल सैप, इट प्रोवाइड रिजिडिटी, टर्जिडिटी टू प्लांट सेल। कि जो प्लांट सेल का वैक्यूल है वो पूरी तरह से सेल सैप से भरा होता है जिसके कारण प्लांट सेल को रिजिडिटी मिलती है और टर्जिडिटी मिलती है। मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन, अमीनो एसिड, शुगर, दे आर ऑल्सो स्टोर्ड इन वैक्यूल। तो ये सब सब्सटेंसेस सेल सैप में होंगे और सेल सैप कहाँ होगा, वैक्यूल में। आगे देखिए प्लास्टिड, तो ये भी एक अच्छा सेल ऑर्गेनल है। अब देखो प्लास्टिड के पहले टाइप समझ लो। 3 टाइप होते हैं प्लास्टिड के, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट, क्रोम का मतलब है कलर, कि क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसके कारण प्लांट सेल के कुछ पार्ट को कलर मिलता है। जैसे आप देखते हो प्लांट्स में क्या होते हैं, फ्लावर्स की ग्रोइंग होती है और फ्लावर्स जो है वो कलरफुल होते हैं, तो उनको जो कलर मिला वो कौन से प्लास्टिड से मिला, क्रोमोप्लास्ट से। सेकंड आता है क्लोरोप्लास्ट। अब नाम से ही पता लग रहा है आपको कि क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसके अंदर क्या कंटेन होगा, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल इज ए गुड पिगमेंट फॉर एब्जॉर्बिंग सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का सबसे अच्छा पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल। तो अगर वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा दैट मीन्स वो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कि प्लांट्स को अगर अपना फूड बनाना है तो फूड बनता है अगर प्लांट्स का, सनलाइट का होना ज़रूरी है। बिना सनलाइट के प्लांट्स अपना फूड नहीं बना सकते, और अगर क्लोरोफिल ना हुआ तो सनलाइट को भी नहीं एब्जॉर्ब किया जा सकता। और वो क्लोरोफिल कौन से प्लास्टिड में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज का, फैट, ऑयल, इन सबको स्टोर करना, ये ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन है। आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं प्लास्टिड में। प्लास्टिड फंक्शन क्या है इसका, प्लास्टिड का फंक्शन चेक कीजिए बेटा। देखें क्या फंक्शन है।
क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड कलर फ्लावर्स, कि क्रोमोप्लास्ट किस किस को कलर देने का काम कर रहा है। ये फ्रूट्स को भी कलर देने का काम करता है और ये फ्लावर्स को भी कलर देने का काम करता है। उसके बाद आया दूसरा प्लास्टिड विच इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट टेक पार्ट इन प्रोटीन, स्टार्च एंड ऑयल, यानी कि अगर हमने प्रोटीन को स्टोर करना है, स्टार्च को स्टोर करना है, ऑयल को स्टोर करना है, तो वो कौन सा प्लास्टिड करता है? ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल होने के कारण क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेगा ताकि प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाएँ। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो नोन एज किचन हाउस ऑफ द प्लांट, मतलब क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में वो वाली साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है कई बार कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, तो कई बार तो इसका आंसर लीव्स भी हो जाता है कि लीव्स वो वाली साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, बट लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट वो वाली जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। सो बिकॉज इन क्लोरोप्लास्ट फूड इज सिंथेसिस थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ क्या बोला गया है कि क्लोरोप्लास्ट को हम किचन क्यों बोलते हैं प्लांट का? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहे हैं? ये पूरे प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज किचन ऑफ प्लांट। आगे है प्लास्टिड के बारे में, इसका डायग्राम इसके बारे में थोड़ा सा और रह गया। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, 1 सेकेंड बेटा। प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर present only in plant cell with synthesize and store organic substances। स्ट्रक्चर इनका भी कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। अभी आपने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले, वो भी कैसा था? डबल मेम्ब्रेन। इनका स्ट्रक्चर भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेन। कुछ कुछ हद तक ये माइटोकॉन्ड्रिया से मैच भी करते हैं, तो क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपने डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, प्लास्टिड्स के पास भी अपने डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। तो 3 टाइप का प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है प्लास्टिड में ग्रीन कलर का होना। क्रोमोप्लास्ट का मतलब अदर देन ग्रीन, कि ग्रीन के अलावा कोई दूसरा कलर होना, तो उसको क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। और ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? ऑर्डरलेस, कलरलेस, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होता। बस बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया। आज के यही टॉपिक्स हैं आपके, और इसी के साथ ही आपका सेल वाला चैप्टर फिनिश हो गया। और इसकी जो पिछली वीडियोस है सेल की, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। आज आपका सेल वाला चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम टिश्यू चैप्टर की। सो बेटा इस वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जिसने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसे सब्सक्राइब करें।